हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 2019, 20, 21 के पेपर से लिए गए हैं, तो इन्हें ज़रूर ध्यान से देखें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1779, 1789, 1799 या फिर 1780 में? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत तब हुई थी जब बैस्टिल पर सबने हमला किया था। तो 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को जब बैस्टिल पर हमला किया गया था, उसी के साथ फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और फिर ये क्रांति लगातार चलती गई और 4 चरणों में कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर हमें बताना है शुरुआत कब हुई थी, 14 जुलाई 1789, और किस घटना के साथ शुरू हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे, बैस्टिल पर हमले के साथ। नेपोलियन किस देश से संबंधित था? फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था और उसका जन्म हुआ था 1769 में कोर्सिका के अजाशिया में, और इसने फ्रांस के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन पंजाब के अमृतसर में ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, भारत चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। साथ ही साथ इस गीत को उन्होंने कांतलपाड़ा नामक गांव में 7 नवंबर 1875 को लिखा था। कांतलपाड़ा नामक गांव 7 नवंबर 1875 में। इसकी भाषा संस्कृत और बंगाली दोनों का मिक्स रूप है और इसे लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। ये भी याद रखेंगे, इसको आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1945 में या फिर 1944 में? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को फिर से बनाने की बात होने लगी, तब जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। भारत में कितने संघ राज्य और कितने केंद्र राज्य हैं, हमें बताना है। भारत में राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है। 28 राज्य ऐसे हैं जिन पर राज्यों का अधिकार है और 8 भाग ऐसे हैं जिन पर केंद्र का अधिकार है। तो 8 राज्यों पर केंद्र का अधिकार है और ये 8 राज्य हैं, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होता है? संघीय शासन प्रणाली में कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और कुछ राज्य के पास। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। वियना की संधि कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। वियना की संधि कई बार हो चुकी है। वियना की पहली संधि हुई थी 1864 में, दूसरी संधि हुई थी 18
1966 में, तीसरी संधि हुई थी 1985 में और चौथी संधि हुई थी 1815 में। तो यहाँ पर 1815 सही जवाब होगा। और ये संधि हुई थी ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1990, 1992 या फिर 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गांव में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले ये राजस्थान में शुरू हुआ और 11 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत राजस्थान में 1959 में हुई थी। हालांकि एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हम कोई भी ऑप्शन सही नहीं कर रहे हैं, सब ऑप्शन गलत। निम्नलिखित में से भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल, इनमें से सभी। तो ये सभी लोकतंत्र की समस्याएं हैं, तो सही जवाब होगा इनमें से सभी। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। लौह अयस्क अनवीकरण संसाधन है, क्योंकि यदि एक बार यह समाप्त हो गया तो इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र और इसके आसपास के राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में पाई जाती है। और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे बढ़िया होता है, तो ये भी याद रखेंगे। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सी फसल फलीदार है? चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, सोयाबीन, तूर, सनई। ये सभी अर्थात दाल के अंतर्गत जो फसलें आती हैं, ये सब फलीदार फसलें होती हैं। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल। तो तेल तो मिलेगा नहीं। यूरेनियम, थोरियम, कोयला भी नहीं मिलेगा। तो मोनाजाइट रेत में या तो यूरेनियम या फिर थोरियम। तो मोनाजाइट रेत में सबसे ज़्यादा हमें मिलता है थोरियम। थोरियम के बाद हमें मिलता है लैंथेनम और सीरियम तत्व। लैंथेनम और सीरियम ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो जब व्यापार दो देशों के बीच हो, जैसे मान लेते हैं ये है श्रीलंका और ये है इंडिया। अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में अगर सामान जाएगा तो इसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों का व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किसी देश के राज्यों के बीच, जैसे भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश व्यापार करें तो ये कहलाएगा आंतरिक व्यापार। स्थानीय व्यापार किसी लोकल स्थान पर होने वाला व्यापार है, तो दो देशों के बीच का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या फिर सभी। तो इन सभी पर हम देश का विकास डिपेंड करता है। अगर वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक है, स्वास्थ्य ठीक ठाक है और साक्षरता दर सही है, तब इन तीनों के आधार पर ही हम वहाँ का विकास निर्धारित करेंगे। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो मानव विकास के लिहाज से श्रीलंका की स्थिति भारत से ठीक है।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन के आधार क्या होते हैं? रोजगार की शर्त, उद्यमों का स्वामित्व, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार है स्वामित्व। अगर किसी उद्योग पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व हो, किसी पर्सन का स्वामित्व है, तो उसे हम कहते हैं निजी क्षेत्र। और अगर सरकार का, गवर्नमेंट का स्वामित्व है, तो उसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। तो स्वामित्व के आधार पर ही क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्य द्वारा, गैर सरकारी संस्था के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के नहीं द्वारा। तो स्वयं सहायता प्राप्त समूह, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, इनमें ज़्यादातर निर्णय बचत और ऋण के सदस्यों के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ख। किसी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राकृतिक शब्द जब भी आ जाए तो हम प्राथमिक ही टिक करेंगे। प्राकृतिक, प्राथमिक दोनों प्रा से हैं, याद कर लें। प्राकृतिक प्रक्रिया का प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, जैसे कृषि, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे।